चलिए, वाटर रिसोर्सेज में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी इन इंडिया कवर कर रहे हैं और उसमें हमारा वाटर रिसोर्सेज के तहत जो टॉपिक रनिंग है वो ये है, द वाटर डिस्प्यूट्स, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। हमने इसका पार्ट 1 जो डिलीवर किया उसमें आपको ये एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे रीजंस तो हमने गिनवाए। हमने मेजॉरली 3 फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे, जिनमें से जो पहला फैक्टर हम स्टडी कर रहे हैं वो है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। जो इंडिया का पॉलिटिकल नेचर है उसको हमने एक कारण माना। उसमें हमने एंट्री 17 ऑफ द स्टेट लिस्ट को अच्छे से बताया, एंट्री 56 ऑफ द यूनियन लिस्ट को समझाया। उस टॉपिक को हमने क्लोज इस बात पर किया था कि रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के 3 प्रिंसिपल्स या 3 डॉक्ट्रिन्स इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिनको हमने कहा था द हार्मन, द हिस्ट्री एंड द हॉब्स। आज हम उसी से शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम जो फैक्टर स्टडी कर रहे हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर, और उसके अंदर हम इन डॉक्ट्रिन्स को समझेंगे। सो वाटर डिस्प्यूट्स, दैट इज इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। Harman, history and Hobbes are 3 principles that delineate property and user rights over the water. ये वो 3 सिद्धांत हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि प्रॉपर्टी और यूज़र राइट क्या होगा पानी के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं द हरमन डॉक्ट्रिन। ये क्या कहती है? सबसे पहले तो ये नाम इसका ऐसा क्यों पड़ा है, उसका रीज़न है कि इट इज़ नेम्ड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी जनरल जूडसन हार्मन। ओके, अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मैक्सिको के बीच रायो ग्रैंडे नदी के पानी को लेकर के जो विवाद था, उस विवाद में इन्होंने अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि एक अटॉर्नी जनरल हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उसी सिद्धांत को हम हरमन डॉक्ट्रिन कहते हैं। वो इन्हीं के नाम से आई है, जूडसन हार्मन के। क्या कहती हैं ये डॉक्ट्रिन? देखो, ये डॉक्ट्रिन ये कहती है कि जिसके घर की छत पर पानी पड़ रहा है, पानी की एक एक बूंद पर उस व्यक्ति का अधिकार है जिसकी घर की छत पे वो पानी पड़ रहा है। मतलब सीधे सीधे ये कहना चाहता है द एब्सोल्यूट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, यानी कि जिस भी किसी राज्य यानी कि कोई भी स्टेट की टेरिटरी के अंदर जो भी रिसोर्सेज फॉल कर रहे हैं, उस स्टेट की उन रिसोर्सेज पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, एब्सोल्यूट कंट्रोल है। उन्हें किसी की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अपने इन रिसोर्सेज को यूज़ करते समय। तो एक तरह से हम जब नदी के बहने की बात करते हैं तो नदी जहाँ से आ रही है वो अपर स्ट्रीम एरियाज़ हैं, द अपर स्ट्रीम स्टेट्स, और जहाँ को जा रही है वो द लोअर स्ट्रीम स्टेट्स। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे एक नदी ब्रह्मपुत्र, वो चाइना के तिब्बत एरिया से निकल कर के भारत में मान लीजिए असम एरिया में फ़्लो कर रही है, तो जो चाइना है वो अपर स्ट्रीम स्टेट है और भारत यहाँ पर लोअर स्ट्रीम स्टेट है। यानी कि चाइना अपर रिपेरियन स्टेट है और इंडिया लोअर रिपेरियन स्टेट है। रिपेरियन वही नदी प्रभावित क्षेत्र। तो ऐसे में अब हार्मन डॉक्ट्रिन ये कहती है कि चाइना ब्रह्मपुत्र नदी के साथ उसकी टेरिटरी में जितनी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है वो उसके साथ जो करे ये उसका अधिकार है। वो बाउंड नहीं है कि वो जब उस पानी को यूज़ करेगा तो उसका लोअर रिपेरियन स्टेट्स पर कैसा असर पड़ेगा, वो इस चिंता से बाउंड नहीं है, क्योंकि उसकी एब्सोल्यूट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी उसे ऐसा करने के लिए अलाउ करती है। ओके, मतलब मेरे आंगन का पानी है तो वो मैं जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं, दैट्स ऑल। तो हरमन डॉक्ट्रिन, इट इज़ बेस्ड ऑन द थिंकिंग दैट if water falls on my roof, it is mine, which is skewed towards the upstream states। तो फिर नेचुरली अगर हम ये कहेंगे कि जो हमारे टेरिटरी में आ रहा है वो रिसोर्स कम्प्लीटली हमारा ही है, तो फिर नदी तो ऐसे बहती है कि ऊंचाई से नीचाई की ओर आती है। तो फिर जो अपस्ट्रीम स्टेट्स हैं, मतलब ये उसको राइट्स देने की बात कर रहा है, लोअर स्ट्रीम स्टेट्स की बात नहीं कर रहा है।
तो इसलिए इस हरमन डॉक्ट्रिन का झुकाव अपर रिपेरियन स्टेट्स या अपस्ट्रीम स्टेट्स की तरफ है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द थिंकिंग दैट इफ वाटर फॉल्स ऑन माई रूफ इट इज़ माई, विच इज़ स्क्यूड टूवर्ड्स द अपस्ट्रीम स्टेट्स. ये डॉक्ट्रिन उधर झुकी हुई है. इट इज़ नेम्ड आफ्टर US अटॉर्नी जनरल जॉर्जसन हार्मन. It is the doctrine of absolute territorial sovereignty. It holds that country has absolute sovereignty over the territory and resources within its borders. It claims absolute freedom of uppermost riparian state to utilize the waters flowing through its territory, regardless of the effect of its actions on other riparian states. तो चाइना ब्रह्मपुत्र और उससे जुड़ी सहायक नदियों के ऊपर जब डैम निर्माण करने की बात करता है और जब डैम निर्माण करता है, जब डैम बनाता है, उससे भारत और बांग्लादेश, क्योंकि वो नदी इन दोनों राज्यों में भी बहती है ना, इंडियन स्टेट और बांग्लादेश, स्टेट ऑफ बांग्लादेश. तो जब भारत और बांग्लादेश आपत्ति जताते हैं, ऑब्जेक्शन चाइना के सामने, तो चाइना इस हरमन डॉक्ट्रिन का हवाला देता है. वो एब्सोल्यूट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात करता है कि मैं जैसे चाहूँ इस पानी को अगर इस्तेमाल करूँ तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया और बांग्लादेश एब्सोल्यूट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करते हैं, सॉवरेनिटी नहीं. ओके, तो ये एक डॉक्ट्रिन है. भारत में हम एक रिवर वाटर डिस्प्यूट को कोट करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि ये डॉक्ट्रिन कैसे एग्जीक्यूट हो रही है. अच्छा, दूसरी जो डॉक्ट्रिन है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री. इसका दूसरा नाम क्या है? प्रायर एप्रोप्रिएशन प्रिंसिपल. प्रायर एप्रोप्रिएशन शब्द से ये क्लियर हो रहा है कि कोई भी एक चीज़ जिसने पहले इस्तेमाल कर ली थी, आगे भी हमेशा उस चीज़ को पहले इस्तेमाल करने का राइट उसी का रहेगा. जैसे मान लीजिए कि पानी के ग्लास की एक ट्रे है, उसमें कई पानी के ग्लास हैं, आपने पहले वो पानी का ग्लास उठा लिया तो अब हमेशा आप ही को प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि आपने पहले उसको इस्तेमाल किया था. तो हिस्ट्री वर्ड इसलिए आता है कि पास्ट में, यानी कि हिस्ट्री में जाकर देखिए कि किसने पहले, जो भी लोग इस समय डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं उनमें से जाकर के देखिए कि पहले इस पानी को इस्तेमाल किसने किया था. फिर मौजूदा समय में भी उसे इस्तेमाल करने का पहला अधिकार तो उसी का ही बनता है. तो प्रायरली जिसने इसे खुद के प्रति अप्रोप्रिएट कर लिया था, फर्दर भी उसी को ये अप्रोप्रिएट किया जाएगा. तो हिस्ट्री का प्रिंसिपल्स दैट इज प्रायर अप्रोप्रिएशन प्रिंसिपल ये कहता है इट गिव्स द फर्स्ट अप्रोप्रिएटर्स, जो पहले अप्रोप्रिएटर थे, इट गिव्स द फर्स्ट अप्रोप्रिएटर्स द प्राइमरी राइट ऑफ द वाटर, कि जिसने सबसे पहले उपयोग कर लिया था प्राइमरी अधिकार, प्रमुख अधिकार उसी को ही देंगे. दिस प्रिंसिपल फेवर्स नीदर द अपस्ट्रीम, अब ना तो ये अपस्ट्रीम को सपोर्ट कर रहा है नॉर द डाउनस्ट्रीम, ना ही डाउनस्ट्रीम को. हो सकता है एक नदी ब्रह्मपुत्र और भारत बह रही हो, सॉरी एक नदी ब्रह्मपुत्र चीन और भारत में बह रही हो, और ऐसे में मान लीजिए कि उसके पानी को उपयोग करने के लिए भारत ने पहले डैम बना लिया हो, जबकि भारत तो एक लो स्ट्रीम स्टेट है, लो रिपेरियन स्टेट है. तो इस सिद्धांत के मुताबिक जाएंगे तो क्योंकि भारत ने पहले डैम बना करके वो पानी खुद को अप्रोप्रिएट कर लिया था, भारत पहला अप्रोप्रिएटर है, द फर्स्ट अप्रोप्रिएटर, तो फिर अब आगे भी प्रायोरिटी उसी को मिलेगी. पानी जब भी अप्रोप्रिएट किया जाएगा उसी के प्रति किया जाएगा, उसी को दिया जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी उसी की रहनी है. तो ये डॉक्ट्रिन जो है अपर रिपेरियन या लोअर रिपेरियन स्टेट के कॉन्सेप्ट को दरकिनार कर रही है. ये इस्तेमाल के कॉन्सेप्ट की बात कर रही है कि पहले किसने इस्तेमाल किया. ठीक है. सो इट गिव्स द फर्स्ट अप्रोप्रिएटर्स द प्राइमरी राइट ऑफ द वाटर. दिस प्रिंसिपल फेवर्स नीदर द अपस्ट्रीम नॉर द डाउनस्ट्रीम state but the one that puts the water to first use, जिसने पहली बार इस्तेमाल किया, thereby protecting the right to first use of water
एज इन द पास्ट। तो फिर ये उस राइट को ही प्रोटेक्ट कर रही है कि इतिहास में जिसने पहले इस्तेमाल किया था उसी रूप में आज भी उसके पहले इस्तेमाल के अधिकार को सुरक्षित रखने की बात करती है फर्स्ट प्रायर एप्रोप्रिएशन प्रिंसिपल। ओके, अच्छा, तीसरा है हॉबेसियन डॉक्ट्रिन, हॉब्स के द्वारा दी गई। ये किसकी बात करती है? अब ये हर्मन डॉक्ट्रिन से और प्रायर एप्रोप्रिएशन प्रिंसिपल या हिस्ट्री के प्रिंसिपल दोनों से अलग है। ये कहता है कि जो रिपेरियन स्टेट्स हैं जिनमें नदी चल रही है, वो रिपेरियन स्टेट्स बैठें आपस में और नेगोशिएट करें, समझौता करें पानी के बंटवारे को लेकर के। सो हॉब्स डॉक्ट्रिन इट एक्नॉलेजेस नेगोशिएशन बिटवीन द को रिपेरियन स्टेट्स। तो हमने 3 डॉक्ट्रिन्स देख ली। मेजॉरली वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लॉज को अगर हम देखें रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर के, तो ये 3 सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। द हर्मन डॉक्ट्रिन, द प्रायर एप्रोप्रिएशन प्रिंसिपल दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज द हॉबेसियन डॉक्ट्रिन। तीनों क्या क्या कहते हैं हमने समझ लिया है। जो हर्मन डॉक्ट्रिन है वो कहती है टू एब्सोल्यूट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, जिसके आंगन में है, जिसके घर में है, जिसके राज्य में है, उसका सर्वोच्च अधिकार है। वो उसके एक्शन से दूसरे राज्यों को क्या फ़र्क पड़ रहा है उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और जो प्रायर एप्रोप्रिएशन कहती है जिसने फर्स्ट यूज़ कर लिया था उसका ये अधिकार सुरक्षित रखा जाए, आज भी वही करेगा। और हॉबेसियन डॉक्ट्रिन ये कहती है कि बैठिए, नेगोशिएट करिए, समाधान निकालिए। इट इज़ द मैटर टू नेगोशिएट रिसोर्सेज, यू नीड टू नेगोशिएट। अब थोड़ा इन डॉक्ट्रिन के कॉन्टेक्स्ट में कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट देखिए, जो कि इंडिया का बहुत पुराना और बहुत मशहूर रिवर वाटर डिस्प्यूट है, जिसका रेजोल्यूशन अभी तक भी ऐसा नहीं हुआ कि सभी पार्टियों से स्वीकार लें। समस्या चलते जा रही है। तो कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट, इट्स ओरिजिन इज इन अर्ली 19th century when major water development initiatives were taken up by the Madras Presidency। तो अर्ली 19th century की बात हो रही है, नेचुरली 1800, 1810, 20, 30 के समय की बात हो रही है। और हम सब जानते हैं कि तब ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में, और ब्रिटिशर्स ने भारत को बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी में डिवाइड किया था। तो ऐसे में जो मेन सारे नीचे के आज के स्टेट्स हैं, आंध्रा, तमिलनाडु, ये सब उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करते थे। तो मद्रास प्रेसिडेंसी ने वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जब शुरू किए, तो नेचुरली जब हम रिवर के साथ कोई छेड़छाड़ करना शुरू करेंगे, तभी फिर वो पानी जिसके पास जाता था उसके पास उसकी कमी जब होगी, तो वो फिर अपना मुद्दा रखेगा कि पानी कहाँ जा रहा है। तो फिर जब वाटर डेवलपमेंट इनिशिएटिव शुरू हुए मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो फिर अल्टीमेटली डिस्प्यूट्स आरंभ हो गए। क्या आगे हो गए? तो इन मेजर वाटर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की वजह से डिस्प्यूट्स हुए, और उन डिस्प्यूट्स की वजह से क्या हुआ? अग्रीमेंट्स हुए। किन के बीच में? अब एक तो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, वो ब्रिटिशर्स के अंडर थी, पर एक स्टेट था मैसूर, द प्रिंसली स्टेट। और मैसूर हम जानते हैं किन के कंट्रोल में था? टीपू सुल्तान, हैदर अली उनके पिता, और फिर टीपू सुल्तान। तो मैसूर स्टेट और ब्रिटिशर्स के बीच में तो हमेशा द्वंद्व रहा है, हमेशा समस्याएं रही हैं। एंग्लो मैसूर वॉर हुई, हमने देखा एंग्लो मैसूर वॉर 1, 2, 3, 4 4 युद्ध चले हैं अंग्रेज़ों और मैसूर राज्य के बीच में। टीपू सुल्तान के बारे में सब जानते हैं। तो मैसूर स्टेट और मद्रास प्रेसिडेंसी, तो जब मद्रास प्रेसिडेंसी ने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इनिशिएटिव शुरू किए कावेरी नदी को लेकर के, तो तब समस्याएं उत्पन्न हुई उसकी मैसूर के साथ। और फिर मैसूर माने कि आज कर्नाटका, कर्नाटका में ही मैसूरू है ना, तो आज का कर्नाटका। और वहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी आप समझ लीजिए पुडुचेरी, और आज का पुडुचेरी और तमिलनाडु। अगर मौजूदा समय में समझना चाहते हैं कि सर कौन कौन इंगेज था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी बोले तो तमिलनाडु और पुडुचेरी इंगेज था उस तरफ से, और मैसूर स्टेट बोले तो इधर से कर्नाटका इंगेज था। डन हो गई कहानी। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि दैट Kavari river water disputes, its origin is in early 19th century when
Major water development initiatives were taken up by the Madras Presidency. The dispute led to two agreements between Mysore and Madras Presidency in 1892 and 1924. तो दो समझौते हुए, एक 1892 में, एक 1924 में। अब आज दिन तक जो ये जो डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट के दौरान जो तमिलनाडु है वो 1924 के एग्रीमेंट को ही कोट करता है, वो उसी को ही प्रिस्क्राइब करता है ऑलवेज। क्या था वो एग्रीमेंट? सो द तमिलनाडु प्रिस्क्राइब्स टू 1924 agreement which provided that Tamil Nadu and Puducherry would be allotted 75% of the Kaveri water. तो 1924 के एग्रीमेंट के तहत, अब आप खुद समझ लीजिए 1924 के एग्रीमेंट की खासियतें क्या होंगी, क्यों। अब हुआ ये है कि जो 1760s से लेकर के 1799 तक ब्रिटिशर्स यानी कि एंग्लो और मैसूर यानी कि टीपू की रियासत, इनके बीच में जंगें चली हैं। और जब फाइनली टीपू सुल्तान हार गए 1799 की ये बात है, ख़त्म हो गई कहानी उनकी, तो फिर वहाँ पर अंग्रेज़ों ने वुडियार वंश जो है, वुडियार शासक, उनका एक जो बच्चा है उसे गद्दी पर बैठा दिया और अपनी पैट्रोनेज के अधीन ले लिया मैसूर को। मतलब एक तरह से मैसूर भी ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया था। और इस सूरत में जब आगे जाकर के मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच में जब कोई समझौता होगा, तो मद्रास प्रेसिडेंसी तो सीधे सीधे अंग्रेज़ों की है, और मैसूर का जो राजघराना है वो आप ही की कृपा पर, आप ही की पैट्रोनेज के अंदर चल रहा है। पैरामाउंटसी आपकी है, यू आर द पैरामाउंट पावर। तो फिर नेचुरली जो समझौता होगा, उस समझौते की शर्तें किसकी इच्छा के अनुसार होंगी? अंग्रेज़ों की इच्छा के अनुसार होंगी। और अंग्रेज़ वो समझौता किस टेरिटरी के लिए बेहतर करवाएंगे? जो टेरिटरी उनके अधीन है डायरेक्टली, दैट इज़ अ मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ऐसे में फिर जब 1924 का ये जो समझौता है, ये कावेरी नदी का 75% पानी जो है ये तमिलनाडु और पुडुचेरी को देता है, 75% वाटर। तो तब इसलिए तमिलनाडु इसी एग्रीमेंट को कोट करता है, ठीक है। लेकिन अब जब आज़ादी हो गई, आज़ादी के बाद अब भारत, जो मौजूदा भारत है, उस भारत में 1950 में जब 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया, तो फिर तो कर्नाटका और तमिलनाडु बराबर राज्य हैं, क्योंकि संविधान की दृष्टि में तो दोनों बराबर हैं। तो फिर कर्नाटका भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, तमिलनाडु भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। तो ऐसे में कर्नाटका हो सकता है ये कहे कि भाई मैं उन समय के उन सिद्धांतों को और उन बंटवारे के समझौतों को नहीं मानता हूँ जो लेवल प्लेइंग ग्राउंड के बेस पे नहीं किए गए थे, समानता के आधार पर नहीं हुए थे। जिन्होंने वो समझौते किए थे, एक जगह के वो सीधे शासक थे, दूसरी जगह पर इनडायरेक्ट शासक थे, तो फिर वो कर्नाटका के हक में तो फैसला नहीं होने देंगे उस समय में। तो फिर उस हिसाब से कर्नाटका अपने स्टेक रखता है आज की डेट में। So Tamil Nadu prescribes to 1924 agreement which provided that Tamil Nadu and Puducherry would be allotted 75% of the Kaveri water, while 23% would be given to Mysore. तो 98% तो चला गया, अब बचा थोड़ा सा और 2%, एंड रिमेनिंग वुड बी रन इनटू केरला। उस समय में ये त्रावणकोर होता था, एंड रिमेनिंग वुड बी रन इनटू केरला, दैट इज द देन त्रावणकोर, फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स, अगले 50 वर्षों के लिए, ठीक है। 1924 का समझौता और वहाँ से आगे 50 वर्ष जोड़ लीजिए, ऐसा एक समझौता उस समय में किया गया। तो अब देखिए कि यहाँ ये डॉक्ट्रिन यहाँ कैसे रिप्रेजेंट हो रही है। तमिलनाडु क्या कह रहा है? तमिलनाडुज क्लेम टू द यूजर्स राइट्स टेंटामाउंट टू द हिस्टोरिकल डॉक्ट्रिन, यानी कि तमिलनाडु आज उस पानी के इस्तेमाल के अधिकारों को किस डॉक्ट्रिन पर बेस्ड मानता है, किस डॉक्ट्रिन का हवाला देता है? प्रायर एप्रोप्रिएशन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल, इस डॉक्ट्रिन को वो कोट करता है। कैसे करता है? क्योंकि वो ये कहता है कि जो वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में, वो मद्रास प्रेसिडेंसी ने किए, यानी कि वो एक तरह से तमिलनाडु ने, पुडुचेरी ने किए। तो फिर फर्स्ट यूज़ तो हमने किया उस पानी का,
तो फर्स्ट यूज़ के राइट के हिसाब से देखा जाए तो पहले हमने अप्रोप्रिएट किया वो खुद को, वी वर द फर्स्ट अप्रोप्रिएटर्स। तो आज भी उसकी अप्रोप्रिएशन में प्राइमेसी हमारी होनी चाहिए। तो वो इस डॉक्ट्रिन को कोट करता है, दैट इज अ प्रायर अप्रोप्रिएशन प्रिंसिपल। लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटका क्या कहता है? कर्नाटका मेंटेन्स दैट इन वाटर डेफिसिट पीरियड डाउनस्ट्रीम स्टेट्स कैन नॉट क्लेम यूजर राइट्स ओवर वाटर अनलेस द अपस्ट्रीम नीड्स आर मेट। तो कर्नाटका कहता है कि जब बरसातों का मौसम नहीं रहता है तो दक्षिण की नदियां बरसाती नदियां हैं, सीजनल रिवर्स हैं, और ऐसे में जब बरसातों का मौसम नहीं रहता है तो नदियों में पानी घटा रहता है। तो वो कहता है कि जब डेफिसिट पीरियड आता है उस समय में लोअर स्ट्रीम स्टेट्स या डाउन स्ट्रीम स्टेट्स या लोअर रिपेरियन स्टेट्स का कोई अधिकार नहीं बनता कि वो कावेरी के पानी में कोई हिस्सा मांगे तब तक जब तक कर्नाटका की सारी ज़रूरतें पानी की पूरी ना हो जाए। तो वो ये कहता है कि मैं अपर रिपेरियन स्टेट हूँ, मैं अपर स्ट्रीम स्टेट हूँ, ये पानी मेरी टेरिटरी से गुजर रहा है और मेरे पास इसको यूज़ करने का एब्सोल्यूट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है। मैं अपनी सारी ज़रूरतें पहले पूरी करूँगा और मेरे इन एक्शन से लोअर डाउनस्ट्रीम स्टेट्स या लोअर रिपेरियन स्टेट्स को क्या असर पड़ रहा है वो मेरा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, मैं उस चीज़ को नहीं देखूँगा। मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, फिर पानी अगर बचा तो वो आपके लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पर कर्नाटका हेरमन डॉक्ट्रिन की बात कर रहा है। फिर तो इस तरह से कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट के माध्यम से देखें तो तमिलनाडु प्रायर एप्रोप्रिएशन प्रिंसिपल पर फोकस्ड है और कर्नाटका जो है वो हेरमन डॉक्ट्रिन की एब्सोल्यूट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नदी में पानी का बहाव जो है वो तकरीबन बदलता ही रहता है, क्योंकि मैंने बताया सबसे बड़ी समस्या दक्षिण की राज्यों की यही है कि वहाँ की नदियाँ जो हैं वो बरसाती हैं। आई बात समझ में? तो एक इंटीग्रेटेड रिजिम नहीं है पानी के फ्लो करने का, दैट्स वाई इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। ऐसी जटिल समस्याएं एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके, तो ये हमने अभी एक कारण जाना, दैट इज़ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडिया लेवल पर रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया मतलब कि शक्तियों का बंटवारा हो रखा है यूनियन और स्टेट्स के बीच में। एक तरफ पानी के तकरीबन सारे मुद्दों का अधिकार स्टेट्स को दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो इंटर स्टेट हो जाती है रिवर तो फिर अथॉरिटी यूनियन को दे दी गई है। और स्टेट्स के क्योंकि एरिया से वो पानी गुजर रहा है तो स्टेट्स उस पर अपना एब्सोल्यूट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी मानते हैं, तो वो अपनी रैयत अपनी लोगों के लिए अपने राज्य के विकास के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस तरह से जल के प्रबंधन, जल को लेकर के शक्तियाँ बटी पड़ी हैं, किसी एक के पास नहीं है, ना केंद्र के पास ना ही पूरी तरह से राज्यों के पास, और उसको लेकर के फिर ये कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। इस पॉइंट को फर्दर इसकी टेक्निकलिटीज़ के साथ आगे और डिस्कस करेंगे, पर अब हम पहले दूसरे फैक्टर पर आएँ एंड दैट इज़ द एमएसपी। एमएसपी कैसे इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को बढ़ा रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कल्चर, मैं वो लिखता हूँ। देखिए नेक्स्ट वन इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिजिम, एमएसपी। देखिए 1970 के दशक में हमने फसलों के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का आरंभ किया, प्रक्रिया को आरंभ किया। मेन एलिमेंट ये था कि हमें फार्मर्स को मोटिवेट करना था कि वो उन क्रॉप्स को उगाएं जो स्टेपल क्रॉप के रूप में हैं, जो लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं खाने पीने के लिए, और जिनकी पैदावार अच्छी हो सके, जिनके हमारे पास ऐसे सीड हैं जो हाई यील्ड देते हैं। तो ऐसे में उस समय में जिन बीजों में क्रांति हुई, ख़ास तौर पर पैडी यानी कि धान और व्हीट गेहूँ, तो देश भर में भुखमरी को दूर करना यानी कि हंगर, गरीबी को दूर करना, पॉवर्टी, और कुपोषण से बाहर निकालना, लोगों को माल न्यूट्रिशन से बाहर निकालना, एक फूड सिक्योरिटी लोगों को ऑफर करना, खाद्य सुरक्षा, इसके लिए किसानों को एक निश्चित मूल्य दिया जाने लगा। न्यूनतम स्तर पर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफर किया गया कि इस प्राइस पर प्रति क्विंटल के हिसाब से इस प्राइस पर
आपकी चीज़ अगर बाज़ार में नहीं बिकती है तो आप आइए मंडियों में, इस प्राइस पर सरकार इसे खरीदेगी, तो आपकी इनकम अश्योर हो गई इस तरह से। अब किसानों ने देखा कि मॉनसून बदलता रहता है अक्सर, और भारतीय खेतीबाड़ी जो है वो मॉनसून आधारित ही थी। आज भी लगभग 60% एग्रीकल्चर रेनफेड है, वर्षा पर आधारित है। उस समय में तो लगभग 85 से 90% खेतीबाड़ी वर्षा आधारित थी। तो जब ये देखा कि भाई मॉनसून में अदल बदलाव होने के कारण खेतीबाड़ी का नुकसान होता है, किसान ने रिस्क को अवॉइड करना चाहा और उसने उन फसलों को उगाना चाहा जिसे सरकार खरीद लेती है, क्योंकि सरकार उस फसल को खरीद के फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए लोगों में बांटती है। इसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, पीडीएस। और फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से वो अनाज लोगों को मिलता है। फेयर प्राइस शॉप्स मने कि वो राशन की दुकानें। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सरकार के बिहाफ पर ये क्रॉप्स प्रिक्योर करती है, और फिर वो सारी प्रिक्योर्ड क्रॉप्स जो हैं राशन की दुकानें यानी कि फेयर प्राइस शॉप्स के वाया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंदर लोगों को मिल जाती हैं। तो इस वजह से जब तक सरकार ये नीति की पालना करेगी कि उसे पीडीएस के तहत लोगों को अनाज देना है, तब तक उसे वो अनाज प्रिक्योर भी करना है, और उसके लिए वो एक निर्धारित कीमत देने लगी। तो किसानों को वो सिक्योर एवेन्यू दिखा, तो किसान वही फसल उगाने लगे। क्योंकि समय बदलने के साथ साथ लगातार उन्हीं फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी भी हुई, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी फसलें थीं जो हमारी नेचुरल क्रॉप्स थीं, और भारत की क्लाइमेट वाइज वो वहाँ उस क्षेत्र की सूटेबल क्रॉप्स थीं। जैसे पंजाब हरियाणा की सूटेबल क्रॉप है वीट, मक्की भी यहाँ की एक सूटेबल क्रॉप है, सरसों यहाँ का सूटेबल क्रॉप है, मस्टर्ड। लेकिन जो पैडी है, धान, वो यहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए, रेनफॉल को देखते हुए सूटेबल क्रॉप नहीं है। तो इस तरह से देश भर में क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर हुआ करता था, प्राकृतिक खेती जिसे कहते हैं, नेचुरल फार्मिंग। लेकिन फिर समय बदलने के साथ साथ आपने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया, ज़्यादा पैदावार करने वाले बीज। आपने फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया, रासायनिक उर्वरकों का, और आपने इस्तेमाल किया इरिगेटेड वाटर का, इरिगेशन का, और बम्पर खेती हुई। देश में फूड सिक्योरिटी हो गई। ये ज़रूरी भी था नेशन की सॉवरेनिटी को बचाए रखने के लिए, कि नेशन किसी दूसरे स्टेट या दूसरे नेशन के हाथों विवश ना हो जाए, अपनी नीतियां खुद निर्धारित करे। तो हमारी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए खाद्य सुरक्षा देना जरूरी भी था, फूड सिक्योरिटी देना ज़रूरी था। उस समय की ये ज़रूरतें थी। बट अब इसका नेट रिज़ल्ट क्या निकला? नेट रिज़ल्ट ये निकला कि तेज़ी से किसान जो हैं इस खेती की तरफ आ गए और वो मोनोक्रॉपिंग करने लगे। वीट और पैडी का साइकिल बन गया, गेहूं धान, गेहूं धान, गेहूं धान, ये साइकिल बना। और ये मोटे अनाज जो हैं, जिन पर मेजॉरिटी ऑफ द अनाज जिन पे एमएसपी दी नहीं जाती थी, उसको रिस्क मान करके किसानों ने उसको छोड़ा, और जिन पर दी जाती थी उनकी एमएसपी की कीमतें वीट और पैडी के मुकाबले बढ़ी नहीं, तो वहाँ आमदनी कम थी। तो जब तेज़ी से किसान इस तरफ आए, इनमें पानी की लागत उन फसलों के मुकाबले 10 गुना तक ज़्यादा हो जाती है। जैसे जब हम पैडी की बात कर रहे हैं, तो पैडी की अगर खेती की बात करें तो 1 किलो चावल जो है अलग अलग परिस्थितियों में 2000 से 5000 लीटर के बीच में पानी कंज्यूम कर जाता है, और ऑन एन एवरेज 2500 से 3500 लीटर पानी ले ही लेता है 1 किलो चावल। तो ये कितना ज़्यादा हो गया, 2500 से 3000 लीटर पानी। तो इस चीज़ ने फिर जब तेज़ी से हमने एमएसपी रिजिम के तहत इन फसलों को बढ़ावा दिया, किसान तेज़ी से इन फसलों की ओर आए, और ये फसलें आर्टिफिशियल सिंचाई यानी कि आर्टिफिशियल इरिगेशन पर बेस्ड थीं, तो पानी की खपत बहुत तेज़ी से बढ़ी। हालांकि इरिगेशन का बड़ा सोर्स ग्राउंड वाटर से ही कंट्रीब्यूट हुआ, लेकिन ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर आपस में जुड़े हैं, दे आर लिंक्ड, और हमने ये पहले के लेक्चरों में पढ़ा है। अगर ग्राउंड वाटर में कमी आएगी तो नेचुरली किसान अपनी उन ज़रूरतों को, सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए
नहरी पानी पर निर्भर हो जाएगा, कनाल वाटर पर।